हेलो बडी, दिस साइड दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लास उदयपुर। तो कैसे हैं बच्चा पार्टी? आई होप कि बच्चा पार्टी बहुत ही अच्छी होगी। तो आज स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा है बिजनेस स्टडीज का सेकंड चैप्टर, जो एक अपने आप में ही वजन रखता है। बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, वेटेज वाइज चैप्टर है। यानी कि मैं कहूँ तो इस चैप्टर के बारे में जितना कहूँ उतना कहूँ। ठीक है, ये चीज आपको भी पता है, अच्छा चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है। तो सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। जो एक सेकंड ना, जो आपका सेकंड चैप्टर है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो नाम क्या है जिसका, जिसका नाम है उस पर्टिकुलर चैप्टर का, दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर फर्स्ट बिजनेस स्टडीज के अंदर अपन ने बात की थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का नेचर क्या है, उसके फीचर्स क्या है, कोऑर्डिनेशंस क्या है, लेवल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में बात की थी। तो बेटा आज इस सेकंड चैप्टर के अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कंसेप्ट है, जो चैप्टर है, इसके अंदर दो साइंटिस्ट है। इस पूरे चैप्टर के अंदर दो साइंटिस्ट है। दोनों साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने कुछ पॉइंट रखे हैं बस। तो एक्स साइंटिस्ट और एक वाई साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट है, दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। एक है जो साइंस बैकग्राउंड से है, एक है जो मैनेजमेंट बैकग्राउंड से है। तो साइंस वाले क्या कहते हैं, मैनेजमेंट वाले क्या कहते हैं, अपने को दोनों को सुनना है। और जो एग्जामिनर क्वेश्चन करे उसका आंसर लिखना है। बस अपन यही कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं ऐसा क्यों लिखा आपने सर? ठीक है, जैसे कोई एक्स साइंटिस्ट, उनको उनको यूं थोड़ी बोल सकते ये क्यों लिखा उन्होंने, ऐसा क्यों लिखा, हमसे पूछते नहीं, इतना दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, जो जो उन्होंने बता दिया वो अपने को पढ़ना है, बात सीधी सी है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सेकंड चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेनरी फेव, हेनरी फेव है जिन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। कौन है? जो फर्स्ट साइंटिस्ट है, विच इज हेनरी फ्योल सर थे। कौन से सर थे? हेनरी फ्योल सर थे, जिन्होंने कितने प्रिंसिपल्स दिए बेटा? तो ध्यान रखना, उन्होंने बेटा आपके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट्स बताए हैं। तो कितने पॉइंट बताए हैं? 14 पॉइंट्स अपने को याद करने हैं। 14 पॉइंट्स अपने को क्या करने हैं? लर्न करने हैं। कितने पॉइंट्स बेटा? 14 प्रिंसिपल्स। अब आप बोलोगे सर हेनरी फेल सर कैसा दिखते हैं, तो कैसा दिखते हैं तो आपको बताने की जरूरत है क्या? नहीं सर, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सर आपने जो पीपीटी बनाई है वो पीपीटी ही इतनी अपने आप में एक अच्छी चीज है कि जो हेनरी फेल सर का डायग्राम भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और मेरे को पता है कि बिजनेस स्टडीज की जो प्रिंटेड नोट्स जो विश्वास बेच वालों के लिए जो इंट्रोड्यूस की थी हम लोगों ने, वो नोट्स भी आप लोगों तक पहुंच गए हैं। और नहीं पहुंचे हैं तो क्या करना है वो आपको प्रोसेसिंग भी पूरा अच्छे से पता है। जो ये नोट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वही नोट्स अभी आपके सामने भी होंगे आपके टेबल पर। इतना मैं श्योरिटी हूँ मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो हेनरी फ्योल ने सर कितने प्रिंसिपल दिए थे? 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के। तो एक बार हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ लेते हैं। एक एक चीज बता रहा हूँ, अंडरलाइन करते रहना, ध्यान से सुनना। हेनरी फेयर ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, एमसीक्यू के लिए इंपोर्टेंट। ठीक है, कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट किसको कहा जाता है, किसने थ्योरी दी थी? तो वो दी थी हेनरी फ्योल्सर ने। तो हेनरी फ्योल्सर को किस नाम से जाना जाता है? फादर, पिताजी। किसके पिताजी? क्या आपके पिताजी, क्या मेरे पिताजी, या फिर मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के पिताजी? तो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के पिताजी कौन? तो वो है हेनरी फ्योल्सर। कौन है? हेनरी फ्योल्सर थे। वो कौन है? फादर है। अरे कौन है? पिताजी। किसके पिताजी? क्या आपके, क्या मेरे, क्या इस बोर्ड के, या फिर आपके मॉडर्न मैनेजमेंट के? तो मॉडर्न मैनेजमेंट की कौन है सर? फादर है। कौन है भाई? फादर है हेनरी फ्योल। ठीक है, gave a new proposition of the concept of the management. He introduced the general theory that can be applied to all level of management, और लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये भी पता होना चाहिए कि हेनरी फ्योल सर ने जो थ्योरी दी थी वो क्या सब लेवल्स पर एप्लीकेबल है? तो सर बिल्कुल तीनों लेवल पर एप्लीकेबल है, ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड एवरी डिपार्टमेंट। ठीक है, टुडे फिर टुडे फेल theory is a practice by the management to organize and regular the internal activities of an organization। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना सफिशिएंट। आगे चलते हैं।
अब हेनरी फ्योल सर के जो 14 प्रिंसिपल्स थे वो कौन कौन से थे? तो डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेमुनेशन टू पर्सन। ठीक है, ये डिवीजन ऑफ वर्क, ये उसके बारे में है। ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, फिर है आपका रेमुनेशन टू पर्संस, फिर उसके बाद में है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, उसके बाद क्या है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेंज, उसके बाद क्या है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल्स, इनिशिएटिव, एस्प्रिट डी क्रॉप्स। ठीक है, तो ये बेटा क्या थे? ये 14 प्रिंसिपल्स थे बेटा। क्या थे ये सब? क्या थे? 14 प्रिंसिपल्स थे सर। क्या थे? 14 प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, उसके बाद में इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है? तो उसके बाद में सर हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है वो भी बता दो सर। तो अभी बता देते, देखो आपको उसके बाद में जो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे साइंटिफिक मैनेजमेंट जिन्होंने दिया था। ठीक है, कौन थे? वो थे फेडरिक विस्लो टेलर। फेडरिक विस्लो टेलर, टेलर सर थे। किससे याद रखना है अपने को? एफ डब्ल्यू टेलर। क्या याद रखना है अपने को? शॉर्ट फॉर्म एफ डब्ल्यू। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना अपने को। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज समथिंग समटाइम्स नोन एज द टेररिज्म आफ्टर इट्स पॉइंट। ठीक है, बता रखा है। इसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको बोला गया है? तो एफ डब्ल्यू टेलर को। एफ डब्ल्यू टेलर को क्या बोला गया है? साइंटिफिक प्रिंसिपल। फादर ऑफ साइंटिफिक, सॉरी, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको बोला गया है? एफ डब्ल्यू टेलर को बोला गया। ये पता होना चाहिए। इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स दिए थे? तो इन्होंने चार चीजें बताई थी। साइंस नोट रोल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कर्ड, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल, और डेवलपमेंट ऑफ वर्कफोर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स दिए थे उन्होंने। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चंस को अपन बाद में स्टार्ट करते हैं। चले, तो हेनरी फ्यूल सर के बारे में बात कर रहे थे। तो हेनरी फ्यूल सर के बारे में बात कर रहे थे। हेनरी फ्यूल सर ने कितने प्रिंसिपल्स दिए थे सर? 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। एंड उनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला जाता है। तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल्स दिए थे उन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। क्या है बेटा? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का क्या मतलब होता है? तो सीधी सी बात है, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि जो वर्क है, जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आप वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, उस काम को क्या करना भाई? डिवाइड करना। उस काम को क्या करना? डिवाइड करना। अब डिवाइड करने से क्या क्या फायदा भाई? सब काम आज मैं ही करूंगा तो क्या पॉसिबल है कि इफिशिएंसी आएगी? क्या पॉसिबल है क्या इफेक्टिवनेस आएगा? नहीं सर। तो किसी भी वर्क को जब आप प्रॉपर डिवाइड करते हो, जब किसी भी वर्क को आप जब आप प्रॉपर डिवाइड करते हो तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी चीज है। किसके लिए बेटा? आपके लिए, मेरे लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। क्या पढ़ते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क। फर्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। जब आप जो पूरा वर्क है उस पूरे वर्क को स्मॉलर यूनिट्स के अंदर जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, एंड वन पर्सन इज टू बी assigned only a unit of work matching their skills, qualification, interest and experience. This leads to specialization and imposes efficiency. जो पूरा वर्क है उस पूरे वर्क को जब आप अच्छे से डिवाइड कर लेते हो, डिवाइड करने के बाद में उस वर्क, किस इंसान को, किस इंडिविजुअल को, किस वर्कर को क्या काम देना है वो देखना है। उसकी इफिशिएंसी के हिसाब से, उसकी इफेक्टिवनेस के हिसाब से उसको देखना है और उसके हिसाब से उसको काम देना है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आएगी सर? इफिशिएंसी आएगी। एक बार वापस पढ़ रहा हूं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स and one person is to be assigned only unit of work matching to their skills, qualification, interest and experience. This leads to specialization and improves efficiency. ठीक है, तो ये है डिवीजन ऑफ वर्क। वापस सुन लेना बेटा, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क कर रहे हो, जो पूरा एक पूरा टास्क है, उस टास्क को आप डिवाइड कर लो अमंग द लेवल्स ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, और वो जो वर्क आप दे रहे हो तो उनकी इफिशिएंसी देखो, उनकी इफेक्टिवनेस देखो, उनकी टैलेंट देखो, उनका एक्सपीरियंस देखो।
कि वो काम कर पाएंगे या नहीं, उसके हिसाब से आपको वर्क उनको अलॉट करना है, ठीक है। फिर वोलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, लेक ऑफ इफिशियंसी कहीं कहीं कम होगी भाई, बात सीधी सी है। जब सब काम एक जना करेगा तो चेंज ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, कहीं कहीं डुप्लीकेशन होगा वर्क का, ठीक है। नो स्पेशलाइजेशन और डिले इन अचीविंग और अचीवमेंट ऑफ गोल्स, ठीक है। जहां पर एक साल के अंदर जो पर्टिकुलर टास्क था, जो टारगेट था, जो प्लानिंग की थी अपन ने, वो कंप्लीट होना चाहिए था, वो नहीं होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। भाई सीधी सी बात है ना, आज एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाएगा, आज स्कूल में एक ही टीचर हो, फॉर एन एग्जाम्पल वही मैथ्स पढ़ा रहा, वही साइंस पढ़ा रहा, वही संस्कृत पढ़ा रहा है, वही कॉमर्स पढ़ा रहा, वही बायो पढ़ा रहा, वही एग्रीकल्चर पढ़ा रहा है, क्या कोर्स कंप्लीट होगा टाइम पर? नहीं होगा, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, वो क्या पढ़ा रहा है उसको खुद को ही नहीं पता पड़ेगा कि चल क्या रहा है। तो इसीलिए आज के टाइम पर सब क्या होता है, सबको अपना अपना वर्क दिया जाता है, जिसकी वजह से सिलेबस भी टाइम पर कंप्लीट हो, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, इफिशिएंसी आए, इफेक्टिवनेस आए, डुप्लीकेशन नहीं हो वर्क के अंदर, और जो वर्क जिस हिसाब से, जिस कोऑर्डिनेशन के साथ में जो वर्क होना चाहिए था, उस हिसाब से काम भी होगा। तो आई होप कि डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। सेकंड है ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड पॉइंट इज ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर बार मैं इस क्वेश्चन को पूछता हूँ ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, आज आपसे भी पूछ लेते हैं। हाँ, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब देखो, आज आपको ज्यादा ऑथोरिटी देंगे तो क्या अच्छी चीज है क्या? नहीं। क्या कम देंगे तो भी अच्छी चीज नहीं है। तो सर क्या कहना कहना क्या चाहते हो वो बताओ ना आप। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ज्यादा ऑथोरिटी दे दूं तो भी दिक्कत है, कम दे दूं तो भी दिक्कत है। यानी कि एक तराजू होता है। सर क्या होता है? एक तराजू होता है। तो जितना आप रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो उतना ही अगर आप ऑथोरिटी दोगे तो क्या सही रहेगा? सर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो भाई ज्यादा ऑथोरिटी भी अच्छी चीज नहीं है, ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी चीज नहीं है। तराजू जैसे बैलेंसिंग होता है वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए। ये क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर पूछा गया था, ठीक है, इसलिए मैंने बताया। मैं फालतू की बात नहीं करता हूँ, अपना कंटेंट शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। अपने कंटेंट में आप कहीं पर भी फालतू की बातें नहीं दिखेगी। कुछ भी बात करता हूँ तो उसके पीछे कहीं ना एक रीजन है, ठीक है। ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ऑथोरिटी मीन्स द पावर टू टेक डिसीजन। ऑथोरिटी मीन्स टू पावर टू टेक डिसीजन, ध्यान रखना। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइनमेंट ऑन टाइम, ठीक है। ऑथोरिटी का मतलब होता है कि पावर, एक आपके पास ऑथोरिटी जिसके पास में होती है उसके पास में क्या होता है सर? पावर होता है। और सर रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, एक जिम्मेदारी, एक लाइबिलिटी कि उस काम को पूरा करना। आज मेरे पास पावर है, मैं आपको बोल सकता हूँ कि बेटा आज आप 4 घंटे लाइव क्लास अटेंड करोगे, ठीक है, ये मेरे पास पावर है, पावर टू टेक डिसीजन। रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब आपका ऑब्लिगेशन, आपकी जिम्मेदारी क्या है कि 4 बजे तक जब तक सर क्लास ले रहे हैं, ठीक है, रात की 2 बज रही है, रात की 2 बज रही है और सर लाइव ले रहे हैं तो हमको करना है। तो ये क्या है आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी बैलेंस, देयर मस्ट बी बैलेंस और पार्टली बिटवीन द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बैलेंस, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, बैलेंस्ड होगी तभी चीजें अच्छे से चलेगी, ठीक है। एक्सिस अथॉरिटी लीड्स टू मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, ज्यादा अथॉरिटी दे देंगे तो उस चीज का मिसयूज होगा। एक्सिस रेस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू ओवरबर्डन, और ज्यादा मैं अगर आपके ऊपर ओवरबर्डन, ज्यादा काम दे दूंगा, ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दूंगा तो आप अपने आप में ओवरबर्डन फील करोगे, आप अपने आप में ओवरबर्डन फील करोगे, ठीक है। मेरे को तो कभी कभी बिलीव नहीं होता, मेरे विश्वास बेच वाले बच्चे, मतलब मैं पेरेंट्स को कभी कॉल करता हूँ, सर थोड़ी देर पढ़ती है इसके, हाँ नंबर आ जाते हैं, नंबर आ जाते हैं, लेकिन पढ़ती कब है पता ही नहीं पड़ता है। क्योंकि मैंने ज्यादा बच्चों से टाइम नहीं मांगा, मैंने बोला छुट्टी हो तब भी मेरे को 30 मिनट चाहिए, और जब स्कूल जाना हो तब भी 30 मिनट चाहिए, और भैया के घर में शादी हो तब भी 30 मिनट चाहिए। खाली 30 मिनट दे दो मेरे को बिजनेस के लिए, और 1 घंटा दे दो मेरे को इको के लिए, सफिशियंट, बस बच्चा कर लेता है और नंबर आ जाता है। तो मैं बोलता हूँ बस पेरेंट्स को मैं एक ही कमिटमेंट करता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं सुनता हूँ, मेरे को बच्चे की भी सुननी पड़ती है, कहीं पेरेंट्स की भी सुननी पड़ती है, भाई दोनों की सुननी पड़ती है, ठीक है। मैं उन पेरेंट्स को बोलता हूँ बस आप विश्वास, वेद का नाम भी क्या है? विश्वास। मैं विश्वास, मैं विश्वास नहीं, मैं तो दिलीप हूँ, ठीक है। बेच का नाम विश्वास, मैं आपके लिए विश्वास बेच लेके आया हूं, तो आपको क्या दिखाना है? विश्वास दिखाना है, और विश्वास जीत के मैं रहूंगा, ठीक है। चलते हैं ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक्सेस ऑफ अथॉरिटी लीड्स टू मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, एक्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी ओवरबर्डन होगा। दिस प्रिंसिपल लीड्स this principle helps management to meet the responsibility on time and ensure there is a no misuse of authority, ठीक है। चलते हैं आगे।
फिर वॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। अगर देखो वॉल्यूशन यहाँ पर नीचे बता रखा है, वॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, उस केस के अंदर उसको बोला जाता है वॉल्यूशंस। ठीक है, वॉल्यूशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी ड्यू टू एक्सेस अथॉरिटी, ओवरबर्डन। ठीक है, वही पॉइंट है सब। थर्ड पॉइंट दैट इज अ डिसिप्लिन। थर्ड पॉइंट दैट इज अ डिसिप्लिन। व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन बेटा? ठीक है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मीन्स रेस्पेक्ट फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होना चाहिए भाई, रेस्पेक्ट होनी चाहिए एक, कि जो भी वर्क कर रहे हो उसके प्रति एक रेस्पेक्ट होनी चाहिए, एक ऑब्लिगेशन होना चाहिए। ठीक है, तो डिसिप्लिन पढ़ते हैं। डिसिप्लिन मीन रेस्पेक्ट फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल। ठीक है, डिसिप्लिन सबको फॉलो आउट करना चाहिए, बोथ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। यहाँ पर दो कंसेप्ट है बेटा, एक तो है सुपीरियर, एक तो है सुपीरियर और एक है सबऑर्डिनेट। सुपीरियर कौन होता है, जो टॉप लेवल पर रहता है, और सबऑर्डिनेट्स उसके जो मिडिल लेवल लोअर लेवल के जो लोग होते हैं, वो उसके रेफरेंस में कौन हो गया, आपका सुपीरियर हो गया। ठीक है, सुपीरियर हो गया, जैसे कि ये लेवल, ये चुनू बेटा यहाँ पर, ये बेटा यहाँ पर, तो ये तो क्या सुपीरियर, ये हो गया सबऑर्डिनेट। सब सुपीरियर इसके लिए, ये सुपीरियर है ना। तो discipline means respect for the rules and regulation of the organization. It is required at every level. Both superior and subordinate must maintain discipline, leading to systematic working in the organization and improve efficiency. Sometimes the organization may impose the penalties and employees uh, who do not maintain the discipline. ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, कहीं बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, पेनल्टीज दी जाती है, फाइन्स दिए जाते हैं। क्यों? बिकॉज इसका रीजन यही है कि वो डिसिप्लिन प्रॉपर फॉलो आउट नहीं करते हैं। तो डिसिप्लिन जब प्रॉपर फॉलो आउट नहीं किया जाएगा, यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया गया था, भले ऑर्गेनाइजेशन का सुपीरियर हो, भले ऑर्गेनाइजेशन का सब ऑर्डिनेट हो, सर सबको क्या करना है, सर सबको आपको डिसिप्लिन तो फॉलो आउट करना है। ठीक है, तो जो डिसिप्लिन को फॉलो आउट नहीं करेगा वो क्या पे करेगा सर, पेनल्टीज पे करेगा। अरे क्या पे करेगा सर, पेनल्टीज पे करेगा। वोल्यूशन क्या होगा, डिले ऑफ वर्क। ठीक है, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में, अगर आज मैं डिसिप्लिन के साथ में काम नहीं करूंगा, ठीक है, अगर प्रॉपर डेकोरम मेंटेन नहीं करूंगा, ठीक है, प्रॉपर लाइव क्लास नहीं लगूंगा, रिकॉर्डेड क्लास नहीं लगूंगा, तो क्या बच्चा परचेस करेगा क्या? 490 बच्चा लाना कोई खेल की बात नहीं है। ठीक है, 30 दिन के अंदर। ठीक है, और अभी तक तो सेशन चालू नहीं हुआ, अभी मैं बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पहले चल रही है ना, अभी तक सेशन चालू भी नहीं हुआ, उससे पहले 490 बच्चा इकट्ठा करना एक अपने आप में बात रखती है। एक छोटे से शहर उदयपुर के बच्चा, और उदयपुर का बच्चा भी नहीं है मेरे पास, जो बच्चा है वो ग्रामीण बच्चा है। ठीक है, डिले इन वर्क, कहीं ना कहीं वोल्यूशन की बात करते हैं इस प्रिंसिपल की, तो वर्क के क्या होगा, डिले होगा, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड द चॉइस एंड कंफ्यूजन। ठीक है, हाँ, चॉइस एंड कंफ्यूजन। ठीक है, जब आप डिसिप्लिन को फॉलो आउट नहीं करोगे तो सर इफिशिएंट इनएफिशिएंसी आएगी। इनएफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, इनएफिशिएंसी का मतलब होता है कि रिसोर्सेज का वेस्ट करना, रिसोर्सेज का वेस्ट करना। ठीक है, ये इसके क्या है बेटा, वॉल्यूशन पॉइंट से क्या है बेटा, वॉल्यूशन पॉइंट है। फिर है यूनिटी ऑफ कमांड। देन द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, तो पढ़ते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। अच्छा पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। If an employee receive order from more than one boss, they will be confused and unable to understand whose order must be completed first. ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको बता रखा है, ये एक पिक पॉइंट है, यहाँ पर सबको पहुंचना है। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि आपका जो आपको सुपीरियर बोल रहा है वही काम करना। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10-15 सुपीरियर होते हैं, क्या सबकी बात मानोगे? क्या सबकी बात मानोगे तो वहां पर दिक्कत इस बात की नहीं आएगी कि सबकी बात क्यों माननी, सबकी बात तो मान लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसमें भी दिक्कत इस बात की कि पहले किसकी बात माने, पहले किसकी बात माने, पहले किसका काम करें, और हो सकता है जो काम आप कर रहे हो वो ज्यादा जरूरी नहीं हो। ठीक है, तो ये वही लिख रखा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। आपको ऑर्गेनाइजेशन में खाली एक बॉस से ही ऑर्डर क्या करना है, रिसीव करना है। इफ एन एम्प्लॉय रिसीव ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस,
जब एक से ज्यादा बॉस से अगर आप ऑर्डर रिसीव करते हो, दे विल बी कंफ्यूज्ड, दे विल बी कंफ्यूज एंड अनएबल टू अंडरस्टैंड हुज ऑर्डर मस्ट बी कंप्लीटेड फर्स्ट। तो उस केस के अंदर आप घबरा जाओगे कि पहले किसको काम करके देना है, ठीक है। तो इससे बढ़िया है अपने को कि एक की बात ही माननी है। वॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द एम्प्लॉइज, कंफ्यूजन ये रहेगा किसका काम करके पहले दे भाई, ठीक है। इसका रामू का देंगे तो शामू नाराज, शामू का करके देंगे तो रामू नाराज, ठीक है। प्रियंका का करके देंगे तो प्रिया नाराज, प्रिया का करके देंगे तो खुशबू नाराज, खुशबू को करके देंगे तो प्रतीक्षा नाराज, प्रतीक्षा को करके देंगे तो हमारे बांसवाड़ा वाले बच्चे नाराज, बांसवाड़ा वाले बच्चे को करके देंगे तो डीपीएस का किशवंत नाराज, ठीक है। तो करके दे तो दे किसका। तो इससे बेस्ट है कि आपको एक हायरार्की मेंटेन रखनी चाहिए कि ये मेरा सुपीरियर, ये मैं उसका सबऑर्डिनेट, मेरे को सबसे पहले वर्क करके इसको देना है। सबऑर्डिनेट विल गिव एक्सक्यूज। फिर है डिफिकल्ट इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ईगो क्लैश आ जाता है डिफरेंट सुपीरियर्स के बीच में। ईगो क्लैशिंग कैसे आएगा, जैसे कि जैसे स्कूल्स में भी होता है कि कुछ बच्चे होते हैं, टीचर्स बोलते हैं ये काम करना है, तो बच्चा पहले किसी दूसरे का काम कर लेता है, तो पता नहीं वो टीचर के दिमाग में क्या चलता है, मेरा काम इस बच्चे ने नहीं किया। अरे बच्चा है, बच्चा है, मुन्ना है भाई, मुन्ना बच्चा है, कर लेगा, क्या फर्क पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं टीचर्स के मन में भी क्या हो जाता है सर, ईगो क्लैशिंग आ जाती है, पता नहीं किस बात की ईगो क्लैशिंग, ठीक है। तो ये है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड वन यूनिट वन प्लेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द मेंबर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स वन डायरेक्शन, दैट इज द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, वन यूनिट वन प्लान, ठीक है। जब ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्लियर है, उसका विजन क्लियर है, डायग्राम दिख रहा है आपको, भाई ये सुपीरियर बोल रहे हैं अपने को सबको इसी डायरेक्शन में चलना है, तो भाई सीधी सी बात है सबको इधर ही चलना है, अपन उधर क्यों जावे अलग, ठीक है। लेकिन कुछ होते, सब होते हैं, आप में रिलेट कर पा रहे होंगे, आप मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, हाँ बच्चे बहुत अच्छे हैं ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द मेंबर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स वन डायरेक्शन, सबको एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या करना है सर, काम करना है। दैट इज द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। फिर वॉल्यूशंस पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन गोल डज नॉट अचीव नहीं होगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब सब साथ में मिलकर काम नहीं कर सकेंगे, उसकी वजह से वेस्टेज ऑफ एफर्ट एंड रिसोर्सेज, कहीं कहीं रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। आई होप कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है वो समझ गए होंगे आप, यूनिटी ऑफ कमांड समझ गए होंगे, डिसिप्लिन समझ गए होंगे, ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ गए होंगे, और डिवीजन ऑफ वर्क भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो अभी तक इस वीडियो के अंदर अपने कहां तक ले लिया बेटा, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अपन ने पढ़ लिया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पढ़ लिया, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस के बाद में, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस के बाद में, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस के बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। वीडियो थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई है और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड वेलकम टू टीम डीएसए। और इसी तरह से मचाते रहिए, शोर मचाते रहिए, मस्ती करते रहिएगा और साथ साथ में पढ़ते रहिएगा चुन्नू मुन्नू पार्टी। थैंक यू।